Dear students, welcome to my YouTube channel and let us continue our discussion on waves and optics. Basically, we have started oscillations and more precisely we can talk about the simple harmonic motion. So, simple harmonic motion का जो पहला टॉपिक्स था वो some definitions था and conditions for simple harmonic motions था. तो उस कंडीशन में हमको एक टर्म मिला जो है रिस्टोरिंग फोर्स. सो रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, लेकिन वो जो डिस्कशन था वो बेसिकली इंडक्शन मेथड में हम ये पहुंच गया कि ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए था. ठीक है, मैंने स्पेशल केस के थ्रू डिस्कस किया था, जैसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन होता है जनरल फॉर्म ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स. फिर एन का वैल्यू हमने देखा है कि ऑड के लिए क्या होगा, इवन के लिए क्या होगा. ऐसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से वो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो निकाला था. लेकिन उसका जनरल डेरिवेशन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप बीएससी में हो, जैसे कि हम ये कोर्स जो है ये आईआईटी जैम और जेस्ट के लिए है, तो ऑब्वियसली आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो, तो हम क्या करेंगे, एक जो एडवांस डेरिवेशन है ये रिस्टोरिंग फोर्स का वो भी करना है. देखिए समटाइम्स ये जैम और जेस्ट के बारे में लोगों के ये गलत फहमी होते हैं कि या तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं या जो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो हम डेरिवेशन में क्यों जाएं. देखिए जब आप डिटेल्स कोर्स डिस्कशन हम करते हैं और अब जब डिटेल्स में पढ़ना चाहोगे तो आपको डेरिवेशन भी करना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स का डेरिवेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकता है वो डेरिवेशन का प्रोसेस से, है ना. और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैम जेस्ट लाइक, तो यहाँ क्वेश्चंस जो है हर तरह के से बनाने का कोशिश किया जाता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग. ओके, सो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहे तो आप डेरिवेशन भी कर लीजिए, क्योंकि बीएससी सिलेबस जब है आपके पास, बीएससी ऑनर्स में जब आप हो या फिर जनरल कोर्स में हो, तो आपको तो डेरिवेशन करना ही पड़ेगा. तो डेरिवेशन एक पार्ट है ये जो सिलेबस है सिलेबस का. लेकिन अगर आप रिवीजन में हो तब डेरिवेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम डिटेल्स कोर्स स्ट्रक्चर में जाए तो डेरिवेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेरिवेशन से हमको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो देखते हैं आज हम रिस्टोरिंग फोर्स का डेरिवेशन हम कैसे करते हैं बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन. तो पहले हम आपको टेलर सीरीज के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा. Otherwise, if you have completed the course on mathematical physics that already I have discussed in this channel, you can go to the playlist and see the videos regarding mathematical physics. So आपको पता चल जाएगा ये टेलर सीरीज होते क्या. टेलर सीरीज के लिए एक एक्स्ट्रा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है चैनल में. ओके, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ, क्योंकि ये टॉपिक्स के लिए ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो रिस्टोरिंग फोर्स का डेरिवेशन के लिए हमको टेलर सीरीज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जस्ट एक्सप्रेशन का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, सो हमारा टॉपिक्स क्या है आज, टॉपिक्स है रिस्टोरिंग फोर्स, डेरिवेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स यू कैन राइट, और एनालिसिस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन. सो लेट मी गिव द नेम ऑफ द टॉपिक्स इज just restoring force. Okay, restoring force, and two important things that I am going to discuss that will actually required for restoring force, and the first thing is the Taylor series expansion. Okay, and the second one is generalized coordinate. थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो बात है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है. ओके, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं बेसिकली फॉर सीएसआर नेट सिलेबस के लिए. ओके, सो ये एमएससी सिलेबस में है, बीएससी सिलेबस में भी है थोड़ा बहुत एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में. अगर आप ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा ये क्या है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत. ओके, सो ये हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. ओके,
सो पहले हम टेलर सीरीज के बारे में पता लगाता है कि व्हाट इज टेलर सीरीज एक्सपांशन एक्चुअली। सो मान लीजिए इफ यू हैव अ फंक्शन समथिंग लाइक एफ ऑफ ए प्लस एच, एच इज वेरी स्मॉल, ओके, सपोज इफ यू हैव अ फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच जो फंक्शन है इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं ऐसे, इट इज जस्ट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट अप टू एन टर्म, ये चलता रहेगा। और एन टर्म जो आपको होगा मैं लिख देता हूं यहाँ, h टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f ऑफ n, मतलब n टाइम्स डेरिवेटिव एंड a प्लस थीटा h। ओके, ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन का। भले ये टर्म को डिटेल्स डिस्कशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऐसे कुछ टर्म्स को यूज करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऐसे। अगर आपके टेलर सीरीज के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं हमारे चैनल में, और वहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, वहाँ आप देख लीजिए, टेलर सीरीज का एक स्पेशल वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये एच क्या है और ए क्या है। ए है एक पॉइंट है जिसके अराउंड ये एक्सपांशन किया जाता है, और एच जो है ये छोटा सा एक स्मॉल क्वांटिटी होते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी विल अप्लाई दिस इन द एक्सपांशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so from where we will get the restoring force, है ना। so this is the Taylor series expansion, you have to just note down this। ये जो पहला जो 4 टर्म है ये टर्म हम यूज करेंगे। ओके, it is just convenience I have written this nth term, but I am not going to discuss in detail about this thing। okay, so you have to just remember f of a plus h can be expanded something like this, f of a plus h f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus h cube by factorial 3 f triple dash a। ओके, नाउ व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एनी पॉइंट इन स्पेस, वी कैन डिफाइन एनी पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय सम कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक x y, है ना। मान लीजिए आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y, और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x, y, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। Now, when we will tell it generalized coordinate, देखिए कोऑर्डिनेट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि लिनियर कोऑर्डिनेट होते हैं, एंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे होते हैं ना, एंगुलर वेरिएबल होता है, लिनियर वेरिएबल होते हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू द मोशन, है ना। मोशन कैसा है, अगर लिनियर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो लिनियर वेरिएबल का जरूरत होगा, जैसे कि पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अगर वो रोटेटिंग हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो हमको एंगुलर पोजिशन, एंगुलर वेरिएबल ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज वी नो दैट कि x इज पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन, जब हम रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तब हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो x इज समथिंग लाइक अ कोऑर्डिनेट, थीटा इज आल्सो अ कोऑर्डिनेट, बट दिस इज एंगुलर कोऑर्डिनेट, दिस इज लिनियर कोऑर्डिनेट। बट इन जनरल हम इसको सपोज हम इसको q से डिनोट करते हैं, तो q इज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सो q विल बी x व्हेन इट इज linear motion or it is translatory motion, and it will be theta when it is rotational motion। so in general हम q को यूज कर सकते हैं, and then q is known as generalized coordinate। generalized coordinate ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स में डिटेल्स में ये डिस्कस किया जाएगा ये क्या होते हैं एक्चुअल में। ये एक्चुअल जो डेफिनेशन है ये ऐसे नहीं है, मैं आपको समझने के लिए ये बोल दिया, लेकिन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से आएगा। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम का कनेक्शन है, तो ये जो है ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको ये जानना बस जरूरी है कि ये जो क्यू है ये एक जनरलाइज्ड नोटेशन है, और इसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कभी एक्स भी हो सकता है, कभी थीटा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखिए जब हार्मोनिक मोशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो लिनियर हार्मोनिक मोशन भी होता है, एंगुलर मोशन भी होता है, इसलिए हम जनरली डिस्कस करेंगे एज ए क्यू इज ए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, है ना।
तो देखिए फोर्स का जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो एक्सप्रेशन हमने बताया था पिछले क्लास में, दैट वाज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, है ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, एंड it is only it will express a harmonic motion when n is equal to 135 ऐसे 135, और for simple harmonic motion it was just f is equal to for small oscillation minus kx था ना, and the oscillation whenever it is f is equal to minus kx, that means it is oscillating about x is equal to 0, about x is equal to 0, but at any other point it will be f is equal to minus k into x minus x naught, है ना, for any other point x naught, where x naught is the stable equilibrium point and here x is equal to 0 is the stable equilibrium point that we have discussed already in the last class. Okay, now if you use the generalized notation, then this expression will be something like f is equal to minus k into q minus q naught. तो हम this expression को प्रूफ करना चाह रहा हूं by using the potential energy expression and by using the Taylor series method, है ना। तो देखिए ये है रेस्टोरिंग फोर्स का एक्चुअल फॉर्म है, f इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू माइनस क्यू नॉट। और देखिए जैसे जनरलाइज्ड वेलोसिटी होता है ना, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड फोर्स भी होते हैं। जनरलाइज्ड फोर्स का मतलब क्या है? इट विल बी फोर्स, है ना, व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड मोशन, एंड इट विल बी टॉर्क व्हेन इट इज एंगुलर मोशन, है ना। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का बात है, ये एडवांस लेवल का एक टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का। अगर अभी आपको नहीं पता है तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि Q जो है एक जनरल नोटेशन है, कभी हम इसको x बोलेंगे तो कभी हम इसको थीटा बोलेंगे, है ना। ऐसे इन दैट केस अगर मान लीजिए Q x हो गया तो पार्टिकल का जो मास होगा m, अगर Q थीटा हो गया तो पार्टिकल का हम किस क्वांटिटी का बात करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के, क्योंकि देखिए ये रिलेटेड टू लिनियर मोशन और ये जो है रिलेटेड टू एंगुलर मोशन। ओके, I think you can understand what I am trying to say. Okay, so we have to prove that the force, the restoring force F is in the form of minus k into q minus q naught, where q is the generalized coordinate and q naught is actually the stable equilibrium position, the coordinate of the stable equilibrium position. So मैं आपको ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट के एग्जांपल दे सकते हैं वाइब्रेशन के लिए। मान लीजिए कि कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम सपोज कंसीडर कीजिए, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। देखिए अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम x से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक पेंडुलम है ऐसे, अगर ये डिस्प्लेस्ड हो गया इधर, तो देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम मानेंगे थीटा, है ना। तो ये एंगुलर वेरिएबल हो गया। तो अगर q is the generalized coordinate, so when q will be x, it will denote this kind of motion. When q will be theta, it will denote this kind of motion. So generally we will use the notation q. So मान लीजिए ये q जो है एक पोजीशन कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। इन जनरल हम इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमको ये प्रूफ करना है। पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है, यू नो, व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे u इज फंक्शन ऑफ x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि u इज द फंक्शन ऑफ q, है ना, ऐसे हम लिखेंगे। तो लेट अस यूज दिस थिंग। ओके, तो यहाँ लेट मी टेल यू अगेन हियर, so the mathematical tool that we are going to use is this, so you should know about this thing, f of a plus h, है ना। so this is something like f of a plus h f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus h cube by factorial 3 f triple dash a plus dot dot, हम इसको यूज करेंगे। Now what is the expression of potential energy? Okay, मान लीजिए कोई वाइब्रेशन हो रहा है और कोई ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, and this is the actually point of equilibrium point. So this is something like q naught. Suppose this is q is equal to 0 मान लीजिए, and this is q is equal to q naught, है ना, q is equal to q naught. Okay, so if the particle is vibrating about this point, है ना, तो देखिए up to this is q naught. And if suppose the particle is at any point q here, so this will be just q minus q naught.
Q minus Q naught. So we have to express potential energy in terms of Q minus Q naught, है ना. तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ Q. U को हम ऐसे लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ Q. नाउ वी कैन rearrange Q in this way. This is U. So we have to just introduce this term Q minus Q naught. क्योंकि देखिए अगर this point the coordinate of this point is Q, then from mean position the displacement is Q minus Q naught, है ना. The displacement is Q minus Q naught. So we have to express potential energy in terms of this distance from equilibrium position, है ना. So this is from this equilibrium position, this is Q minus Q naught. So you have to express this as Q minus Q naught, and for that we can write this in this way, that Q naught plus Q minus Q naught. देखिए ये हो गया, है ना. देखिए Q naught तो कट जाएगा तो Q रहेगा only. So if you write U as a function of Q, then we can write it in this way. Now let us suppose that this Q naught is nothing but A and this Q minus Q naught is nothing but H. देखिए ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है Q माइनस Q नॉट, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम इसको H कह सकते हैं. Q माइनस Q नॉट इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन राइट इट एज H, एंड A इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट अबाउट व्हिच वी कैन एक्सपांड दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. जैसे हम पहले बोल रहा था ना कि ये जो टेलर सीरीज एक्सपांशन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सपांशन हो रहा है इट इज एक्सपांडिंग एट अबाउट पॉइंट ए. जैसे यहाँ अबाउट पॉइंट Q नॉट होगा, है ना. Q नॉट को हम A मान सकते हैं. तो देखिए अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो U जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू U ऑफ Q नॉट, है ना. क्योंकि ये A जो है Q नॉट हो गया, प्लस हो गया देखिए Q माइनस Q नॉट इनटू क्या होगा F डैश A. इसका मतलब क्या होगा, du अपॉन dq एट द पॉइंट Q इज इक्वल टू Q नॉट, है ना. प्लस देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, दिस टर्म H स्क्वायर, का मतलब हो गया Q माइनस Q नॉट होल स्क्वायर, है ना. सो इट विल बी Q माइनस Q नॉट होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू इट विल बी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ U d2U dq2 एट क्या होगा, सॉरी दिस ब्रैकेट इज अननेसेसरी. सो ये क्या होगा, d2U dq2, इधर होगा Q इक्वल टू Q नॉट, है ना. प्लस हो जाएगा Q माइनस Q नॉट होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये लास्ट थर्ड टर्म लिख रहा हूं मैं. इट विल बी d3U अपॉन dq3, क्योंकि थर्ड टाइम डेरिवेटिव, सो इट विल बी Q एट Q इक्वल टू Q नॉट प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा. Now you know at a stable equilibrium point this du upon dq is equal to 0. You know for stable equilibrium point, देखिए ये जो एक्सपेंशन हो रहा है एट अबाउट Q नॉट, ये Q नॉट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. मैं पहले ही बता दिया था कंडीशन में. So for stable equilibrium point, you know, for stable equilibrium point du upon dq, है ना, जो फोर्स होते हैं एक्चुअल में एट Q इक्वल टू Q नॉट इज नथिंग बट 0. ओके, सो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 होगा एंड सेकंड डिफरेंशिएशन विल बी ग्रेटर देन 0, है ना. तो d2U dq2 जो है ये बड़ा जो, तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया, लेकिन ये टर्म जो है देखिए d2U dq2 एट Q इक्वल टू Q नॉट, इसको हम K मान सकते हैं, जो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा. लेकिन ये थर्ड टर्म के बारे में हमको पता नहीं है, हम इसको K डैश मान लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं U को, देखिए U विल बी एज ए फंक्शन ऑफ Q नॉट, है ना. तो ये टर्म तो 0 हो गया, प्लस देखिए ये टर्म को हम K मान लिया है, तो हाफ 1 बाई फैक्टोरियल 2, इसका मतलब हो गया हाफ इंटू K इंटू Q माइनस Q नॉट होल स्क्वायर, प्लस देखिए 1 बाई फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 1 बाई 6 हो गया, इसको K डैश मान लिया, तो K डैश इंटू Q माइनस Q नॉट होल क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा.
नाउ फोर्स क्या होगा, फोर्स इज नथिंग बट du अपॉन dq. सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन दैट विल बी जस्ट, देखिए du अपॉन dq, लेकिन ये u ऑफ q0 है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, q0 इज ए कांस्टेंट टर्म, सो इट विल बी 0 प्लस देखिए ये क्या होगा, हाफ इंटू k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू q, दैट विल बी 2 इंटू q माइनस q0 प्लस देखिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हायर टर्म हो गया ना, तो ये टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, प्लस नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म, क्योंकि देखिए q माइनस q0 वेरी स्मॉल है, तो इसका होल क्यूब, इसके स्क्वायर क्यूब ये सब नेग्लेक्ट होगा. देखिए ये टर्म अगर अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन भी कर दे तो इसको q माइनस q0 होल स्क्वायर में मिलेगा, तो ये और भी छोटा हो जाएगा. तो हम ये जो फर्स्ट पावर है q माइनस q0 तक ही लूंगा, तो ये नेग्लेक्टिंग हायर पावर है ना, हायर पावर ऑफ q माइनस q0, तो ये हो जाएगा अप टू दिस टर्म. तो ये 2 विल बी कैंसिल आउट, तो आपको ये मिलेगा du अपॉन dq इक्वल टू k इंटू q माइनस q0. देखिए हो गया. एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये जो हायर टर्म है ये नेग्लेक्टेड होगा. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन. सो प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, एंड दैट इज व्हाई we are saying that the expression of force, that is k into q minus q0, is nothing but for small oscillation. So what will be f? F will be minus du by dq है ना. So f will be just, we can write here in this way कि f जो होते हैं वो माइनस du अपॉन dq होते हैं है ना. तो माइनस k इंटू q माइनस q0. देखिए ये हो गया फोर्स एक्सप्रेशन बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जो हम पहले थ्योरेटिकल मेथड से, इंडक्शन मेथड से, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से ये निकाला था है ना. नाउ इफ यू टॉक अबाउट, नाउ इफ q इज इक्वल टू x है ना फॉर लिनियर मोशन, तो f विल बी माइनस k इंटू x माइनस x0 है ना. सो हम इसको यूज किया था पहले, ये नोटेशन को यूज किया था. तो ऐसे हम इसको डिराइव्ड कर सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है ना. Now if you want to solve this expression, the differential equation, we have to set up the differential equation for this. Okay, so we can solve this and we can get the result of q, that is the position of the particle at any time. Okay, then we can solve the differential equation. Okay, so we can do it in the next class. So we will set up the differential equation and we will solve the differential equation and we will find the position of the particle at any time. Okay, so for today, thank you.